हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यस एन एंजल रात 29। कल के वीडियो में मैंने आपको ज्योग्राफी का ज्वालामुखी पढ़ाया था। आज के वीडियो में मैं आपको भूकंप पढ़ाऊंगी, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए आवश्यक है। इस वीडियो में आपको भूकंप किसको कहते हैं, भूकंप के प्रकार कितने होते हैं और भूकंपीय तरंगे, ये सभी आपको देखने को इसी वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भूकंप से कहीं से भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको भूकंप क्या है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ इसमें मैं बताऊंगी। लेकिन वीडियो को स्किप किए बिना इसको पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया और थोड़ा सा भी कुछ अगर पॉइंट छूट गया तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भूकंप किसको कहते हैं। तो भूकंप बाह्य एवं आंतरिक कारणों से जो धरातल पर उत्पन्न होने वाली कंपन होती है उसी को हम भूकंप कहते हैं। ये तो नॉर्मली हर कोई जानता है भूकंप के बारे में, लेकिन इसके अलावा भूकंप विज्ञान, भूकंप मूल और अधिकेंद्र भूकंप केंद्र, पहले ये तीनों चीजों को हम बढ़िया से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भूकंप विज्ञान किसको कहते हैं। तो भूकंप विज्ञान के अंतर्गत भूकंप की उत्पत्ति, इसके कारणों, प्रकारों, प्रभावों आदि का अध्ययन हम इसी के द्वारा करते हैं। जैसे मान लीजिए जब भूकंप आता है तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस चीज का अगर हमको पता लगाना हुआ तो हम भूकंप विज्ञान के द्वारा करेंगे और उसके कारणों का भी अध्ययन इसी के द्वारा करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको ये पता करना हुआ कि भूकंप अगर आया है तो किस कारण से आया है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव हैं, ये सब हम भूकंप विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसी को अंग्रेजी में सिस्मोलॉजी बोलते हैं। अब देखते हैं भूकंप मूल किसको कहते हैं। तो भूगर्भ में स्थित वह स्थान, भूगर्भ में स्थित वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसी को भूकंप मूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई है तो यही स्थान जो हमारा होता है वही भूकंप मूल कहलाता है। अगला देखते हैं अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र किसको कहते हैं। तो देखिए भूकंप मूल और भूकंप केंद्र, इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आज ये कंफ्यूजिंग आपकी दूर हो जाएगी। भूकंप मूल तो मैंने बता दिया जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब देखिए भूकंप केंद्र किसको कहते हैं। तो धरातल पर स्थित वह स्थान जहां पर भूकंपीय लहरें सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है उसी को ही भूकंप केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये भूकंप मूल है तो इसके जो ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा है, यही वाला जो समकोण का हिस्सा बनता है, इसी को हम भूकंप केंद्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भूकंप केंद्र होता है वह भूकंप मूल से थोड़ा सा ऊपर समकोण पर स्थित होता है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा भूकंप। तो एक बार मैं और डिफिनेशन बता देती हूँ। बाह्य एवं आंतरिक कारणों से जो धरातल पर उत्पन्न होने वाली कंपन होती है उसी को हम भूकंप कहते हैं। जब भूकंप आता है तो देखते ही है कितना तेज हलचल होता है, तो वही जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से हलचल होता है उसी को हम भूकंप कहते हैं। इससे अपार जनधन की हानि भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं भूकंप का वर्गीकरण। भूकंप को दो भागों में बांटा गया है, एक है मानव निर्मित भूकंप और एक है प्राकृतिक भूकंप। ये जो मानव निर्मित भूकंप होते हैं ये विनाशकारी नहीं होते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक भूकंप होते हैं ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होते हैं। अब देखिए कि मानव द्वारा भूकंप कैसे आता है। तो मानव द्वारा जैसे मान लीजिए नदियों पर बांध बनाना हुआ तो उससे भी भूकंप आ जाता है। जो पहाड़ों को तोड़ा जाता है मिसाइलें लगा के, उसके कारण भी भूकंप आता है। जैसे जब पहाड़ों या पर्वतों को तोड़ा जाता है तो पहाड़ और पर्वत कैसे टूटेंगे, हाथी, छीनी और कुल्हाड़ी से तो टूटेंगे नहीं। उनको तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए। तो जब मिसाइलों का प्रयोग करते हैं तो आसपास के इलाकों में उनके मतलब जो उनका शोर होता है, जब वो फटता है तो मिसाइलों का जो शोर होता है उससे आसपास के इलाके हिल जाते हैं। तो इसी को मानव निर्मित भूकंप बोलते हैं। और होता है जैसे विभिन्न मिसाइलों के प्रक्षेपण या हाइड्रोजन व परमाणु बम के परीक्षण से उत्पन्न होने वाला जो कंपन होता है वो भी मानव निर्मित कंपन होता है। जैसे मान लीजिए हमको मान लीजिए कोई परीक्षण करना हुआ, ठीक है, जैसे नासा के द्वारा जब कोई परीक्षण करना हुआ, जैसे कोई बम का या किसी भी चीज़ का परीक्षण करना हुआ, बम का, मिसाइलों का, तो उनको फोड़ने के लिए उनका परीक्षण हम कैसे करेंगे। जब उनको पहले हम यूज करेंगे तभी तो उसका परीक्षण होगा। तो जब उसका हम कहीं पे विस्फोट करते हैं तो उससे भी आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा हलचल होती है। तो इससे भी मानव द्वारा जो है भूकंप, इसको भी मानव द्वारा भूकंप ही कहा जाएगा। तो ये जो मानव निर्मित भूकंप होते हैं ये विनाशकारी नहीं होते हैं।
अगला है प्राकृतिक भूकंप। प्राकृतिक भूकंप 3 प्रकार का होता है। एक है उत्पत्ति में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर, और दूसरा है भूकंप मूल के स्थिति के आधार पर, और तीसरा है स्थिति के आधार पर। उत्पत्ति में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर भी यह 3 प्रकार का होता है। पहला है ज्वालामुखी भूकंप, और दूसरा है संतुलन मूलक भूकंप, और तीसरा है भ्रंश मूलक भूकंप। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ज्वालामुखी भूकंप किसको कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो कंपन होता है उससे जो कंपन होता है उसी को हम ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है, जैसे 1883 में इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी उद्गार से जो उत्पन्न भूकंप था वह एक ज्वालामुखी भूकंप था। और 2016 में भारत के बैरन द्वीप पे जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और उससे जो कंपन हुआ था वो भी एक ज्वालामुखी भूकंप था। अब देखिए संतुलन मूलक भूकंप किसको कहते हैं। धरातल पर स्थित प्लेटें संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने हेतु कभी कभी एक दूसरे से टकराती हैं और कभी कभी अपसरित होती है, मतलब फैलती है। तो इस दौरान धरातल पर जब कंपन होता है तो उसको हम संतुलन मूलक कंपन कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में जो उत्पन्न कंपन होता है वह संतुलन मूलक कंपन होता है। भ्रंश मूलक भूकंप के जो एग्जाम्पल है, जैसे 1923 में जो जापान में सागामी की खाड़ी में भूकंप आया था वह एक भ्रंश मूलक भूकंप था। अगला देखिए भूकंप मूल के स्थिति के आधार पर। भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। एक सामान्य भूकंप, एक मध्यम भूकंप, और तीसरा होता है विनाशकारी भूकंप। जो सामान्य भूकंप होता है इसका जो वेग होता है वह 0 से 50 किलोमीटर होता है, और जो मध्यम वाला होता है उसका 50 से 25 किलोमीटर, और जो विनाशकारी होता है उसका 250 से 700 किलोमीटर होता है। स्थिति के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थलीय और एक होता है जलीय। अगला देखिए भूकंपीय तरंगे, यह 3 प्रकार की होती है। पहला होता है प्राथमिक, इसको P से दर्शाते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक तरंग, इसको S से दर्शाते हैं। और तीसरा होता है धरातलीय तरंग, इसको L से दर्शाते हैं। यह आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो प्राथमिक तरंग होती है ये ठोस और तरल दोनों माध्यम में गतिशील होती है, और जो द्वितीयक तरंग होती है यह केवल ठोस माध्यम में ही गतिशील होती है, और जो धरातलीय तरंग होती है ये केवल धरातल के ऊपर ठोस व तरल दोनों माध्यम में गतिशील होती है। प्राथमिक तरंग की जो गति होती है यह सर्वाधिक होती है, जैसे 8 से 14 किलोमीटर सेकेंड होती है। और जो द्वितीयक तरंग होती है इनकी गति मध्यम होती है, और जो धरातलीय तरंग है इसकी गति सबसे कम होती है। प्राथमिक तरंग जो होती है वह सबसे कम विनाशकारी होती है, और जो द्वितीयक तरंग होती है यह उससे पी तरंग से थोड़ा कम विनाशकारी होती है, और जो यल तरंग होती है यह सर्वाधिक विनाशकारी होती है। यल तरंग को सबसे खतरनाक माना गया है। दोस्तों इसी में आप लोग एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि सुनामी किसको कहते हैं। भूकंप के साथ साथ अगर आप इसको भी जानते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बंदरगाहों पर पहुंचने वाली जो लहरें होती हैं उसी को हम सुनामी कहते हैं। अब बंदरगाह किसको कहते हैं, तो जहाँ पे जो जहाज होता है वह जहाँ पे पानी वाला जहाज जो समुद्र के किनारे जहाँ पे रुकता है उसी को बंदरगाह कहते हैं। तो वहाँ तक जो लहरें पहुँचती है बंदरगाहों तक उसी को हम सुनामी कहते हैं। और इस सुनामी से 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में जो उत्पन्न हुआ था सुनामी, उससे तमिलनाडु का नागापट्टिनम क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो आप लोग ये डेट याद रखेंगे, 26 दिसंबर 2004 में जो है सुनामी कहाँ आया था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।